हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आप सभी का लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जीके जीएस की है और ऐसे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि 40 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 4 है। प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचती है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज इफेक्टिवली द परसेंटेज ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट कुड ओनली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था आजादी से पहले या आजादी के वक्त, तो उनको इलेक्ट करने के लिए हमारे पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन का, उनका कितना परसेंटेज एडल्ट पॉपुलेशन था जो वोट कर सकता था। इसमें 100% पॉपुलेशन उस वक्त वोट नहीं कर सकता था। उसके अलग रीजंस थे, उसके कॉजेस थे, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि वो कितना परसेंटेज था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं उसको इलेक्ट करने के लिए वोट कर सकते थे। फर्स्ट जो है 10 to 15%, 20 to 25%, 30 to 35%, more than one of the above, more than none of the above। 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत This act gave voting rights to only about 10 to 15% of adult population of India। इस एक्ट के तहत 10 से 15% ही 15% जो एडल्ट पॉपुलेशन था, हमारे जो पॉपुलेशन था उनका जो 10 से 15% ही जो ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर है उसको इलेक्ट करने के लिए वोट कर सकते थे। और ये किसके तहत था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, 1935 के तहत। ये जरूर याद रखिए। तो 10 to 15% is the correct option। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Which state in April 2023 gave the OBC status to transgenders community? Transgenders community जो है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो 2023 अप्रैल में दोस्तों ओबीसी का जो स्टेटस है ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश ने दिया था। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता, द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बिलोंग टू विच कंट्री? जो इब्न बतूता है वो मुस्लिम जो फेमस मुस्लिम खोजकर्ता, जिसको मुस्लिम खोज करता है इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में, तुगलक के जमाने हुकूमत में इंडिया आए थे। वो किस कंट्री से थे? इब्न बतूता बेसिकली किस कंट्री से थे? अफगानिस्तान से, मोरक्को से, इराक से। तो दोस्तों, इब्न बतूता जो है वो, जो उनका असल कंट्री है वो मोरक्को देश जो है, मोरक्को है। वो मोरक्को से आए थे। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इज बिल्ड इन। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहां बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। कहां पे बनाया गया था? बेसिकली ये जो रेल ब्रिज बना है, केबल रेल ब्रिज, ये अंजी रिवर पर है और ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट? भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में सेटअप किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Who was behind the first known attempt on Gandhi's life in India during the चंपारण सत्याग्रह in 1917? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान इंडिया में गांधी के जिंदगी में जो पहला ज्ञात प्रयास की जो कोशिश थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो इरविन के द्वारा की गई थी। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries is the member of the recently formed 12U2 grouping? ये जो 12U2 grouping है इसमें 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज। इंडिया भी है, इजराइल भी है, यूएई भी है और 4th जो है वो यूएसए है, यूएसए जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो ए बी सी सही है, अगर एक से ज्यादा सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो 12U2 ग्रुपिंग है उसके 4 मेंबर हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, और ऑप्शन में हमारा एबीसी है तो एक से ज्यादा सही है तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ऑन मार्च 17, 2023 the International Criminal Court ICC issued arrest warrant against Russian President Vladimir Putin, US President Joe Biden, Chinese President Xi Jinping, more than one of the above, none of the above। तो दोस्तों 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो वारंट इश्यू किया गया था वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इश्यू किया गया था। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन FIPIC समिट वाज हेल्ड इन पापुआ न्यू गिनिया, नामीबिया, ब्राजील। ये जो कोऑपरेशन जो थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड, जो थर्ड फोरम समिट जो हेल्ड हुआ था या आयोजन हुआ था उसका, वो पापुआ न्यू गिनिया में हुआ था। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोवन विल्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक चीफ जज ऑफ विच सिटी? तो रोवन विल्सन जो है पहला ब्लैक चीफ जज है और ये यूएसए का है, यूएसए का, ये जरूर याद रखिए। यूएसए में किस सिटी के जज बने हैं? वो न्यूयॉर्क के जज बने। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड बी मेड पार्ट ऑफ NATO प्लस ग्रुपिंग? अभी एक पार्लियामेंट्री कमिटी, एक कंट्री का जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उन्होंने ये रिकमेंड करा है कि इंडिया जो है ना NATO का पार्ट होना चाहिए और ग्रुपिंग के भी पार्ट होना चाहिए। NATO प्लस ग्रुपिंग, NATO प्लस ये एक ग्रुपिंग है, इसके पार्ट होना चाहिए। तो किस कंट्री की वो पार्लियामेंट्री कमिटी है? यूके की, यूएसए की, जर्मनी की, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यूएसए की जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उन्होंने रिकमेंड करा है कि इंडिया शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ NATO प्लस ग्रुपिंग। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को NATO प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो वो है यूएसए। आगे बढ़ते हैं। The International Booker Prize 2023 has been awarded to Georgy
गोस्पोडिनोव, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, या फिर मार्गरेट एटवुड को, अरविंद अदिगा को, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 है वो जो दिया गया था वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर जो बुक है इसके लिए बुक ये है और ये ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर। और जो 2022 को जो दिया गया था वो गीतांजलि श्री को दिया गया था और उसका जो बुक था ये टॉम्ब ऑफ सैंड ये बुक है, और डेजी रॉकवेल इज वाज द ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया था, तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया था, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ ट्विटर। जब ट्विटर जो खरीदा गया था एलन मस्क के द्वारा तो उन्होंने सबसे पहला जो सीईओ मंतखब किया था वो लिंडा यकारिनो को किया था, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अभी भी वो है, लेकिन न्यूज ये है कि वो लिंडा यकारिनो ट्विटर के सीईओ या फिर एक्स के सीईओ छोड़ने वाले हैं या छोड़ दिए हैं। तो अभी रिसेंट के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द टोटल फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 52.89%, 63.68%, 53.57% या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा सही है दोस्तों? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल महिला साक्षरता थी वो 51.5%। इस वजह से A इज द रॉन्ग ऑप्शन, B इज द रॉन्ग ऑप्शन, C इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब A B C गलत हो तो D इज द रॉन्ग ऑप्शन एज वेल। तो हमारा E इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुभद्रा देवी who has been awarded पद्मश्री in 2023 is known। सुभद्रा देवी जिसको पद्मश्री 2023 में दिया गया वो किस लिए जाना जाता है? सुभद्रा देवी जिनकी 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जिसको जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? वो आर्किटेक्ट है या स्पेस साइंटिस्ट है या पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। आर्किटेक्ट के रूप में, स्पेस साइंटिस्ट के रूप में या पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो दोस्तों सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था वो जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following trees is worshipped by मुंडास and संथाल्स of छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर में जो संथाल और मुंडास रहते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तमारिंड जिसको इमली बोलते हैं, मैंगो, आम, कदम्ब जिसको कदम बोलते हैं। तो कदम का जो पेड़ है उसको पूजा करते हैं ये लोग, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is grown during the ज़ैद सीजन। ज़ैद जो सीजन है, ज़ैद ये मार्च टू जून, बिटवीन रबी एंड खरीफ
जो सीजन है उन दोनों के बीच का है, मार्च एंड जून के दरमियान का ये ज़ैद सीजन होता है। इसमें जो उगाए जाते हैं मस्क मेलन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, खरबूजा, खीरा, तरबूज। दोस्तों इस सीजन में ज़ैद सीजन में खरबूजा भी उगाया जाता है, खीरा भी उगाया जाता है, तरबूजा भी उगाया जाता है। इस वजह से तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। जब एक से ज्यादा सही हो तो हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following statement is true regarding earthquakes? P waves are transverse waves. P तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। The place on the surface above focus is called epicenter. धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। Studying animal behavior is one of the method of prediction of the earthquake adopted by local people. तो दोस्तों थोड़ा सा जो है ना अर्थक्वाइक के बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वाइक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम द बॉडी वेव्स। इसे बॉडी वेव्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। अच्छा पहले तो अब देखिए कि अर्थक्वेक वेव्स के दो जो ना दो वेव्स हैं, दो तरह के तरंगे हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। अब हम बॉडी वेव की बात कर रहे हैं। बॉडी वेव्स जो है वो भी दो तरह के होते हैं, पी एंड एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। द प्राइमरी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। These are also called primary waves. The P waves are similar to sound waves. They travel through gaseous, liquid and solid materials. जो प्राइमरी वेव्स हैं ये सॉलिड मटेरियल्स, लिक्विड और गैस के थ्रू जो है ना ट्रैवल करते हैं, और ये सिमिलर है साउंड वेव्स की तरह। साउंड वेव्स जो आवाजीय तरंगे जो हैं उसके सिमिलर हैं। एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, यानी एस वेव्स जो है ना वो थोड़ा सा धीरे धीरे सरफेस के तरफ जाता है। These are called secondary waves. An important fact about S waves is that they can travel only through solid materials. Solid materials के थ्रू ही जो है ना ये ऊपर जा सकते हैं। Studying animal behavior is one of the methods to prediction of earthquake adopted by local people. पहले local people जो है ना जो local people हैं, आम लोग हैं, वो लोग जो है ना जैसे ही देखते हैं कि एनिमल या स्पीशीज में लोग जो ना बाहर निकल के कहीं सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, सेफ्टी के लिए किसी दूसरी जगह ले रहे हैं, तो इसका मतलब अर्थक्वेक आने वाला है। तो दोस्तों ये जो सी है इज करेक्ट। एनिमल बिहेवियर को स्टडी करके ये जानना कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं। द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, ये भी सही है। और जो जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। हाइपोसेंटर या फोकस भी कहता है, हाइपोसेंटर कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन भी सही है। पी वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, पी वेव्स जो है ना ट्रांसफर वेव्स है, ये भी सही है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ए बी सी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following statements about Lake Superior of North America continent is true? जो लेक सुपीरियर है, नॉर्थ अमेरिका के जो लेक सुपीरियर है अमेरिका कंटिनेंट में, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में जो लेक सुपीरियर है उसके बारे में ये कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इट इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साल्ट वाटर लेक। ये ग्रेटेस्ट साल्ट वाटर लेक तो नहीं है, ग्रेटेस्ट फ्रेश वाटर लेक आप बोल सकते हैं। फ्रेश वाटर लेक है, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। इट मेक्स अप्रोक्सीमेटली 1700 किलोमीटर बाउंड्री बिटवीन दी टू कंट्रीज। ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ये भी नहीं है, इतनी बड़ा नहीं है। तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये कनाडा
और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो इट फॉर्म्स अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। बी इज द राइट ऑप्शन। ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है और ये एक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट इसको बोलते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये जो सुपीरियर लेक है। ग्रेटेस्ट सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, तो इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, नहीं बल्कि ये फ्रेश वाटर झील वाटर लेक है। आगे बढ़ते हैं। Which planet is considered as the Earth twin planet due to similarity in shape and size? शेप एंड साइज में सिमिलर होने की वजह से अर्थ का ट्विन किसे माना जाता है? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मार्स को, जुपिटर को, वेनस को, मंगल को, बृहस्पति को या फिर शुक्र को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों प्लैनेट, देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। और इसको याद करने के लिए इजी आप जो है ना ये लाइन यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये जो ना एक सीरियल है, सीरियल नंबर सीरियल के साथ है, जो ये जो M है मरकरी है, V है वेनस है, E से अर्थ है, M से मार्स है, J से जुपिटर है, S से सैटर्न है और U से यूरेनस एंड नट से नेपट्यून। All the 8 planets of the solar system moves around the sun in fixed path। जो ये जो 8 प्लैनेट हैं ये सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पे मूव करते हैं। These paths are elongated और ये पाथ जो है ना elongated है और इसे ऑर्बिट कहा जाता है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो फर्स्ट वाला माई है मरकरी है, वो सबसे सूरज का सबसे नजदीकी प्लैनेट है। It takes only about 88 days to complete one round along its orbit। अपने रास्ते से गुजरते हुए या घूमते हुए इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। It takes only about 88 days to complete one round along its orbit। अच्छा, इनका जो ऑर्बिट है उनको चलने में, एक राउंड लगाने में, जो ये ऑर्बिट है उनका जो पाथ है सूरज के चारों ओर जो ये लोग घूमते हैं 8 प्लैनेट्स, उनका एक रास्ता होता है। उनको रास्ता एक बार तय करने में, चारों तरफ तय करने में उसे 88 डेज लगते हैं। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth। यानी आकार और माप में वेनस जो ना अर्थ के सिमिलर है, इस वजह से अर्थ का ट्विन माना जाता है और पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है वेनस। Till recently, August 2006, Pluto was also considered as a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB313, discovered in recent past, may be called dwarf planets। प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट्स कहा जाएगा, ट्रूपो को डॉर्फ प्लैनेट्स कहेगा, ये नोवा प्लैनेट नहीं है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि अर्थ का जो ट्विन प्लैनेट है वो वेनस है। इसकी साइज, आकार और माप के एतबार से पृथ्वी के बराबर होने की वजह से इसे ट्विन बोला जाता है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। शुक्र को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries form a part of Amazon River basin? अर्जेंटीना, चिले, वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना है, चिली है, वेनेजुएला है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अमेज़न रिवर है, अमेज़न नदी के जो बेसिन का हिस्सा है जो देश, वो है वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following option is the correct sequence of layer of atmosphere starting from the earth surface? अर्थ सरफेस से जो लेयर ऑफ एटमोस्फियर है वो इनमें से कौन सा है? ए ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। बी अब शोभ मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। क्या है? बी शोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, या सी शोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। इनमें से कौन सा एबीसी है या उपर्युक्त में से एक से ज्यादा है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के जो चारों ओर है वो एक लेयर ऑफ गैस से घिरा हुआ है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस इज थीन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये थीन ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लैनेट का, अर्थ का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रे। जो सूरज की जो इफेक्टिव या हार्मफुल किरणें हैं, नुकसानदेह किरणें हैं, उससे हमें ये भी बचाता है और हम इसी हवा से ब्रीथ भी करते हैं, सांसें भी लेते हैं। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर जो है ना जमीन से 1600 किलोमीटर ऊपर तक का है। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है इसे 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। किसकी वजह से? कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके अलग अलग खुसूसियात हैं जो भी लेयर है। जैसे ये कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which make up about 90% of clean air। जो एटमॉस्फेयर है ये जो है ना इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ज्यादातर होता है, उसमें 99% जो होता है वो क्लीन, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर होता है। नाइट्रोजन 78% का होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। ये याद रखिए कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। इसके अलावा दूसरे गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ये जिंदगी की सांस है, और नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग चीजें हैं, जिंदा चीजें हैं, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट is important। It absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm। It is also essential for the growth of plants। The density of the atmosphere varies with height। तो दोस्तों ये जो लेयर है ये जमीन से लेयर है। पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो दोस्तों मेसोस्फियर थर्ड में आएगा। मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर थर्ड आएगा। और देखते हैं जो मेसोस्फियर जो है थर्ड में कहीं भी नहीं है, यहाँ पे स्ट्राटोस्फियर है, यहाँ थर्मोस्फियर है, इस वजह से ये इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करेक्ट पेयर ऑफ लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड कंट्री। अच्छा, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये झूमिंग है, झूमिंग कल्टीवेशन है, उसका लोकल नेम क्या है? कंट्री के हिसाब से लोकल नेम क्या है? चीना बांग्लादेश में कहा जाता है, मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे में कहा जाता है, लदाख मलेशिया में कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उपयोग क्या है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेज़न बेसिन
ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहां कहां ये यूज किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? अमेज़न बेसिन में होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। ये 4 जगह होता है, ये जरूर याद रखें। दीज आर दी एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, यहाँ पे जो ना बारिश बहुत ज्यादा होती है, और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जो कुदरती वेजिटेशन है वो बहुत जल्दी उगते हैं। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। अच्छा, एक लैंड का प्लॉट होता है, उसको जो है ना उसमें जंगल को काट करके जमा किया जाता है, फिर उसे जलाया जाता है। The ashes are then mixed with the soil and crops। अच्छा, एशेस जो जल करके जो राख होता है वो वह मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। एंड क्रॉप्स लाइक माइस, याम, पोटैटोस, कसावा और ग्रॉन, ये जो माइस है, याम है, पोटैटोस है, कसावा और ग्रॉन। आफ्टर दिस सोयल लॉसेस इज फर्टिलिटी, जब जो है ना मिट्टी में फर्टिलिटी या क्वालिटी की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, वो उगाने की जो क्वालिटी है वो खत्म होता है। फर्टिलिटी का मतलब है क्वालिटी बोल सकते हैं इसको, उगाने की क्वालिटी। किसी चीज को उगाने की क्वालिटी जब खत्म हो जाती है तो लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, तो उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, उस पर अब खेती नहीं की जाती है, और जो किसान होते हैं उसको एग्रीकल्चर करने वाले, उस पर खेती करने वाले उस लैंड पे, वो नए प्लॉट पे मूव हो जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई कंट्री में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे झूमिंग जो बोला जाता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है, मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है, रोका ब्राजील में बोला जाता है, लदान मलेशिया में बोला जाता है। तो ये जो दोस्तों जो लदांग है ये मलेशिया में बोला जाता है, ये सही है। मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है, मिल्पा जो है मैक्सिको में बोला जाता है। चेना बांग्लादेश में बोला जाता है, यह भी गलत है। तो ए गलत, बी गलत, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट पेयर ऑफ लोकल नेम, तो सी का जो पेयर है लदांग मलेशिया इज दी करेक्ट। लदान मलेशिया में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एग्रीकल्चर को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इफ इट इज अ 12 नून एट ग्रीनविच? हमें पता है कि जो 15 डिग्री पे 60 मिनट्स होता है, 1 घंटा होता है। 15 डिग्री पे से 1 घंटा होता है। और आपको यह भी पता है, हमें पता है कि ग्रीनविच जो लाइन है वो इंग्लैंड में के ऊपर से जाता है, ग्रीनविच लाइन। तो वो जो ग्रीनविच में जो भी टाइम होगा वो हम उससे आगे होंगे, हम उससे आगे होंगे क्योंकि सूरज हमारे साइड से जाता है और अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है। तो इस वजह से हमारे साइड जल्दी सूरज आता है, और जब हम जल्दी सूरज आएगा तो हम आगे होंगे। तो 15 डिग्री के हिसाब से 60 मिनट्स होता है, तो 30 डिग्री का मतलब यह है कि 2 घंटे होगा, 2 आवर्स। हम 2 आवर्स आगे होंगे। तो अगर वहां पे 12 बज रहा होगा, 12 PM बज रहा होगा, तो हमारे यहां 2 बज रहा होगा, राइट? 12, 1 and 2। तो इस वजह से A is the correct option। A is the correct option। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में।
When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो सूरज जहां भी, जिस जगह भी सूरज एकदम ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, तो वहां पे 12 नून या नून दोपहर का वक्त होता है। उसी तरह ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन पे भी जब सूरज हाईएस्ट पॉइंट पे, स्काई हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो उसके आसपास का मेरिडियन या प्लेसेस जो ना में मिड डे या दोपहर का वक्त होता है। उसी तरह एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखिए, ये पूछा जाता है कि अर्थ किस तरफ रोटेट होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है। दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो हम ईस्ट, ग्रीनविच के ईस्ट पे हम लोग हैं इंडिया, तो ईस्ट के तरफ जो ना विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, हम लोग आगे होंगे, एंड दोस टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, तो जो वेस्ट में होगा वो पीछे होगा। तो जैसे अगर पूछा जाए कि 30 डिग्री ऑफ वेस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम क्या होगा अगर ग्रीनविच पे 12 नून होगा, तो वहां पे 10 AM बज रहा होगा क्योंकि वो पीछे है। इसी वजह से the rate of difference can be calculated as follows: the earth rotates 360 degree in about 24 hours. 24 hours में 360 डिग्री रोटेट होता है, which means 15 डिग्री an hour, 1 degree 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 east of Greenwich, 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes. 60 minutes ahead होगा, तो 1 hour ahead of Greenwich, which means 1 PM होगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया 30 डिग्री के बारे में, तो 2 PM होगा, 1 घंटा और होगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट पे जब होगा, तो यही टाइम जो है ना ग्रीनविच टाइम के बिहाइंड होगा, पीछे होगा बाय 1 आवर, 1 आवर पीछे होगा, तो वहां पे 11 AM होगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। 180 डिग्री में 12 घंटे का जो है ना फर्क होगा, तो ग्रीनविच में जब दोपहर होगा तो 180 डिग्री में वो फिर मिडनाइट होगा। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अभी मैंने बताया कि किसी भी जगह पे घड़ी को एडजस्ट किया जा सकता है कि रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all places on a given meridian of longitude have the same local time. तो दोस्तों थोड़ा सा हमने पढ़ लिया इसके बारे में, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, 15 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है, और जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच के ईस्ट साइड जो है वो हमेशा आगे रहेगा, वेस्ट साइड जो है ना हमेशा पीछे रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। What are the main mineral constituent of oceanic crust? ओशियनिक क्रस्ट को महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका एंड अलुमिना, सिलिका एंड निकेल, सिलिका एंड मैग्नीशियम। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। Just like an onion, the earth is made of several concentric layers with one inside another. मतलब एक प्याज की तरह पूरा अर्थ है, उसके अंदर भी लेयर होता है। जैसे सबसे बीच वाला जो पॉइंट होता है ये वाला, उसको इनर कोर कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो लाइन होता है उसे आउटर कोर कहते हैं। उससे ऊपर वाला जो कोर मेंटल बाउंड्री होता है। फिर ये जो लाइन है यहां तक लिथोस्फीयर होता है, ये रेड वाला, और सबसे ऊपर वाला ऊपरी हिस्सा जो है वो क्रस्ट होता है। तो मेड ऑफ दी सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ वन इनसाइड अनदर, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जैसे अभी मैंने कहा क्रस्ट बोले अपर मोस्ट लेयर। अब जमीन का जो सरफेस है उसे क्रस्ट बोलते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये बहुत ही पतला होता है, देख रहे हैं, बहुत ही पतला है। क्रस्ट जो है बहुत ही पतला होता है। It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. The main minerals constituents of the
कॉन्टिनेंटल मास, जो कॉन्टिनेंटल मास का जो मुख्य खनिज घटक है वो सिलिका एंड एल्यूमिना है। एल्यूमिना है, इट इज कॉल्ड सियाल, यानी सिलिका एंड एल्यूमिना। सी से सिलिका एंड आल से एल्यूमिना। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा। सीमा सी से सिलिका एंड मैग्नीशियम, मा से मैग्नीशियम। Just beneath the crust is the mantle which extends up to depth of 29 kilometer below the crust। अच्छा, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जो होता है वो मेंटल होता है और ये लगभग 2900 किलोमीटर का है और क्रस्ट जो है 3500 किलोमीटर का डेप्थ रखता है। उसी तरह द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। It is about 4 kilometers deep. In the search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers. To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6000 kilometers deep on the ocean floors। यानी जो बीच वाला टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो इनर कोर है वो सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ है, उसको वहां तक पहुंचने के लिए जो पॉसिबल नहीं है 6000 किलोमीटर का डीप होल करना पड़ेगा, तभी आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, जो कॉन्टिनेंटल, ये जो ए है वो कॉन्टिनेंटल मास का मिनरल खनिज घटक है। कॉन्टिनेंटल मास, मास का खनिज घटक है सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसे सियाल बोलते हैं। सियाल इसका दूसरा नाम है। और सिलिका एंड निकेल तो नहीं, सिलिका एंड मैग्नीशियम जो है वो ओशियनिक क्रस्ट का जो मुख्य खनिज घटक है, इसे हम सीमा भी बोलते हैं, सीमा भी बोलते हैं। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भी गलत है, ए भी गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following explains the term mulching? Covering the bare ground between crops with a layer of organic matter like straw। straw पुआल बोलते हैं, हम इसको इंग्लिश में रोमन में लिख देते हैं पुआल। Covering the contours with stones, grass, cropping along terrace made on steep slopes। थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो टर्म है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो मल्चिंग है, द बियर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, जो क्रॉप के दरमियान का एक ग्राउंड होता है, इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन द सोयल मॉइस्चर। जो जमीन की जो मॉइस्चर है, मिट्टी की जो मॉइस्चर है, उसको रिटेन या सेव करने में ये हेल्प करता है, वो मल्चिंग करना। मल्चिंग जो होता है वो फसल के अंदर से कोई एक जमीन होती है, थोड़ा सा लैंड होता है, उसको जो है ना ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक ये है सब्सटेंसेस है, पुआल है, उससे ढक दिया जाता है ताकि जो जमीन की जो मॉइस्चर है वो बाकी रहे, उसको मल्चिंग बोलते हैं। रॉक डैम, रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स gullies and further soil loss। This is the terrace farming. Broad flat steps and terrace are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion। तो ऑप्शन में जो है क्रॉपिंग along terrace made of steep slopes, ये terrace farming है। इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, यहां पे मल्चिंग नहीं है। कवरिंग द कंटूर्स विद स्टोन्स एंड ग्रास, फ्लफिंग अ पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। शेल्टर बेल्ट्स,
Intercropping, different crops are grown in the alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. यहाँ पे contours, stone, grasses, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barrier to collect water. Contour barriers जो होता है, contour barriers covering the contours with stones and grass, इसे contour barriers बोलता है. barriers होता है, इस वजह से B is the wrong option. जो mulching है वो bare ground को क्रॉप्स यानी फसल के बीच में जो बेयर ग्राउंड होता है उसको एक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो पुआल है उससे ढक देने को मुल्चिंग बोलते हैं, ताकि मिट्टी की जो मॉइस्चर है वो बाकी रहे. इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन. फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना उसे मुल्चिंग कहते हैं, ताकि जो जमीन की या मिट्टी की जो मॉइस्चर है वो बाकी रहे, उसे मुल्चिंग बोलते हैं. तो इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया, इट्स लोकेशन. अच्छा, इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग, इंडियन जो पेट्रोल है उसको प्रोड्यूस करने वाला जो एरिया है और उसका लोकेशन को जो पेयर है वो कौन सा पेयर सही है कौन सा गलत है ये चूज करना है. सुरमा वैली आसाम में है, लूनेच एरिया गुजरात में है, केजी बेसिन बे ऑफ बंगाल में है. तो दोस्तों सुरमा वैली आसाम में है, ये भी सही है. लूनेच एरिया गुजरात में है, केजी बेसिन यानी जो बे ऑफ बंगाल का जो समुद्री एरिया है वहां पे, तो ये भी सही है. तो ए बी सी जब सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Who was the labor minister in Jawaharlal Nehru provisional government? Who was the labor minister in Jawaharlal Nehru's provisional government? Provisional government जो था जवाहरलाल नेहरू का, उसमें लेबर मिनिस्टर कौन था? तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में भी. द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नाउन एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946. The government had the task of assisting the transition of British India to independence. गवर्नमेंट को ये टास्क मिला था कि वो ब्रिटिश इंडिया से इंडिपेंडेंस में ट्रांजिशन की कोशिश करे. और ये कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 तक ये गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट रहा. अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन के जो मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू खुद थे. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन. होम अफेयर्स किसके पास था? होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल के पास था. एग्रीकल्चर एंड फूड राजेंद्र प्रसाद के पास था. आर्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ सी राजा गोपालाचारी के पास था. कॉमर्स CH भाभा के पास. डिफेंस जो था बालदेव सिंह. लेबर जो था जगजीवन राम. लॉ जो था बी आर अम्बेडकर. फाइनेंस लियाकत अली खान. इंडस्ट्री एंड सप्लाईज सी गोपालाचारी के पास ही था. तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो लेबर मिनिस्टर जो थे वो लेबर जो मिनिस्टर थे वो जगजीवन राम थे. तो दोस्तों इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जगजीवन राम. आगे बढ़ते हैं. इन विच मंथ ऑफ 1918 was the चंपारण एग्रेरियन एक्ट passed against the यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स? 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यूरोपियन नील बागान के स्वामी प्लांटर्स यानी जो किसान थे, यूरोपियन इंडिगो, यूरोपियन नील बागान के अगेंस्ट पास किया गया था. तो दोस्तों फरवरी में नहीं, मार्च में भी नहीं, तो सॉरी मई में भी नहीं, नवंबर में भी नहीं. जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत हो जाएगा. इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दोस्तों ये जो एक्ट पास हुआ था वो मार्च के महीने में पास हुआ. दोस्तों आगे बढ़ते हैं.
Which of the following statement is correct? A bunch of old letters was written by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये गलत है, ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने ये जो लेटर्स है उसको जमा करके एक किताबी शक्ल दिया था। ब्रह्मदत्त वॉज द सेकंड सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रही का जो फर्स्ट सत्याग्रह थे वो भावे करके नाम है एक बंदे का। जो सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और जो थर्ड थे, थर्ड सत्याग्रही वो ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त है। फर्स्ट भावे है, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड इज ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त जो थे वर्स थर्ड, तो इस वजह से बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। द इंडियन स्ट्रगल वाज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडियन स्ट्रगल जो किताब है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई बुक है, तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ट्राइब ऑफ बिहार अटेंडेड गया सेशन ऑफ कांग्रेस? ओरांव, संथाल, सन्यासी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? ओरांव, संथाल, सन्यासी, प्रयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक या प्रयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो ओरांव जनजाति थी वो गया बिहार का जो सेशन था कांग्रेस का उसमें अटेंड किया था, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एडवोकेट ऑफ इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया बाय महात्मा गांधी, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं है? दोस्तों यंग इंडिया महात्मा गांधी की तरफ से जो महात्मा गांधी ने लिखा था, तो बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये मैच है, यहां मैच नहीं है पूछा गया है। इंडियन स्पेक्टेटर ये मंथली मैगजीन है। मंथली मैगजीन है। इसका कोई लिखने वाला सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसका वो नहीं था, एडिटर नहीं था, या फिर इसको चलाने वाला सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं था, इस वजह से सी करेक्ट है। एंड एडवोकेट ऑफ इंडिया ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखा गया था, इस वजह से ए भी करेक्ट है। ए एंड सी जब करेक्ट है, जब एक से ज्यादा करेक्ट हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप was the National Planning Commission set up in 1938? 1938 में किसकी लीडरशिप पे, चेयरमैनशिप के अंडर नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ना was the under whose chairmanship was the National Planning Committee सेटअप किया गया था? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Who was the author of the book Mahatma Gandhi and Bihar? Some Reminiscences. महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो दोस्तों महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस ये जो किताब, ये बुक है जो लिखा गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच
रेवोल्यूशन द पीपल ऑफ बिहार डिनाइड टू पे चौकीदारी टैक्स। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर तो चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों जो एक आंदोलन है उसके प्रभाव में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था लोग, बिहार के लोगों ने, वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। फीमेल फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नाउन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज, वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? यानी जो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानी जाती थी, वो स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर जो औरत है वो कौन थी? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो फ्रीडम फाइटर थी वो कौन थी? अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, विष्णु देवी शाह। तो दोस्तों ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अरुणा आसफ अली इज द स्वतंत्रता सेनानी थी जो ग्रैंड ओल्ड लेडी से जानी जाती थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। आगे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस बीजी तिलक ऑर्गेनाइज होम रूल लीग? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग 1916 को किस जगह ऑर्गेनाइज किया था? पूना में, बॉम्बे में, नागपुर में? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का जो ऑर्गेनाइज किया था 1916 में, वो पूना में किया था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में किया था। आगे बढ़ते हैं। Who was related to the publishing of a weekly हिंदी जर्नल हुंकार? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित? ये याद जरूर रखिए कि हुंकार जो वीकली हिंदी जर्नल है, हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है। इसे जो इसका जो फाउंडर है वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये वीकली जर्नल निकाला जाता था और अंडर द हिंदी लिटरेरीज ये इनकी अध्यक्षता ये में बोल सकते हैं, या एडिटर जो थे या फिर इस हुंकार जनरल से जो एसोसिएट थे वो यमुना कारजी भी थे। राहुल संकृत्यायन भी इसी जनरल से एसोसिएट थे। तो इस वजह से ए भी सही है, राहुल संकृत्यायन भी सही है, सहजानंद सरस्वती भी सही है। जब ए बी सी एक से ज्यादा सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which English general showed tribute to Rani of Jhansi saying, "Here lay the woman who was the only man among the rebels"? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हाफरोज, कैंपेल, ह्यूज रोज, जिसको बोलते हैं ह्यूज रोज, कैंपबेल और हडसन, इनमें से कौन थे? तो ह्यूज रोज जो थे वो झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कथन, ये वो औरत, यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ये किसके बारे में कहा गया? तो ये झांसी की रानी के बारे में, झांसी की रानी के बारे में कहा गया है। और ये किसने कहा है? ह्यूज रोज एक अंग्रेजी जनरल थे जो झांसी की रानी के बारे में बताया था। तो दोस्तों हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक और कमेंट आ रहा था कि उर्दू ग्रामर के क्लास के लिए। तो दोस्तों अभी से हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन हम लोग उर्दू ग्रामर की क्लास करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे? उर्दू नस्र की क्लास करेंगे, नस्र की क्लास, उर्दू नस्र लिटरेचर बोल सकते हैं, या फिर नस्र के साथ साथ हम लोग जो है ना
नज्म भी इसको जोड़ लेते हैं, नज्म और नस्र दोनों की क्लास हम लोग एक ही क्लास में कर लेंगे, नस्र और नज्म की। तीसरी जो क्लास होगी वो होगी जीके जीएस की, जीके जीएस की क्लास होगी। तो हम लोग इस पैटर्न पे चलेंगे, एक दिन उर्दू ग्रामर की क्लास होगी खालिस, एक दिन उर्दू नस्र की क्लास होगी, फिर जीके जीएस की क्लास होगी, और फिर चौथा दिन हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस और उर्दू का दो क्लासेस इसके होंगे। तो हम लोग का ये हुआ कि उर्दू ग्रामर की एक क्लास, उर्दू नस्र की, यहां पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, उर्दू नस्र की, उर्दू नस्र नज्म की क्लास होगी, तीसरी जीके जीएस की, और उर्दू प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, जो जीके जीएस ये इसकी भी दो क्लास होगी। तो 5 दिन हो गए। तो 5 क्लासेस के बाद फिर उर्दू ग्रामर की क्लास होगी, फिर उर्दू नस्र, इस तरह हम रोटेट करते रहेंगे। दोस्तों इस क्लास में बस यहीं तक। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। इससे, इन सारी चीजों से मुझे हौसला मिलेगा, या मेरी हौसला अफजाई होगी कि अगली क्लास में अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ आऊं और अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ आऊं, और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं, और सटीक एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करें। तो फिर जो ना क्लास फायदेमंद होगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, बेनिफिट होगा आप लोगों के, और एग्जाम के प्रिपरेशन आप लोगों का होता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।